नमस्कार, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस लेक्चर सीरीज में। पिछले क्लास में हमने देखा था इंटरफेरेंस की डिफिनीशन, और उस इंटरफेरेंस की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जब दो लाइट वेव या दो से अधिक लाइट वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सुपरपोजिशन रीजन में होता है। इसके साथ ही हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है सुपरपोजिशन रीजन में, वहाँ पर कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी जो इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी है उसके सम से ज़्यादा हो रही है, जिसे हमने कहा था कि उन पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या उन पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और कुछ ऐसे भी पॉइंट मिले थे सुपरपोजिशन रीजन में जहाँ पर इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी के सम से कम हो जा रही थी, और उन पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो रही थी, या आप उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में देख चुके थे। ये सारी बातें हो चुकी थी पिछले इंट्रोडक्टरी क्लास में, जिसमें हमने इंटरफेरेंस की डिफिनीशन की चर्चा की थी। अब आइए उसी डिफिनीशन को सन 1801 और 2 में 2 के लगभग यंग साहब ने परफॉर्म किया, जिसका डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं। यंग साहब ने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर परफॉर्म किया उसमें उन्होंने सनलाइट का यूज किया। ये आपकी सनलाइट है। उन्होंने एक डार्क रूम में एक पिन होल से आने वाली सनलाइट को दो अगले कुछ निश्चित दूरी पर रखे पिन होलों से पास कराया। जैसा कि यहाँ पर अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं कि सनलाइट यहाँ से आ रही है और ये किसी एक कार्डबोर्ड पर बना हुआ पिन होल है, जिसे हमने यस से दिखाया है। और इस पिन होल से जब सनलाइट इस पर फॉल करेगी तो उसके बाद लाइट का वेव फ्रंट, क्योंकि ये पिन होल है पॉइंट होल की तरह है, इसलिए लाइट का वेव फ्रंट यहाँ से स्फेरिकल होगा और आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। इससे कुछ निश्चित दूरी पर उन्होंने 2 पिन होल और लिए दूसरे कार्डबोर्ड पर। यहाँ पर ये आपके 2 पिन होल्स हैं। इन दोनों पिन होल पर जैसे ही ये सिंगल पिन होल से आकर वेव फ्रंट स्ट्राइक करता है, इस वेव फ्रंट को ये दोनों पिन होल 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और प्रत्येक पिन होल से अब फिर से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये जो रीजन है आपका, जहाँ पर ये दोनों पिन होल से निकलने वाले वेव फ्रंट एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन कर रहे हैं, इस रीजन को सुपरपोजिशन रीजन कहा जाएगा। सुपरपोजिशन रीजन है। और ये सामने यहाँ पर स्क्रीन है, या आप वॉल कह सकते हैं। सुपरपोजिशन के बाद इस स्क्रीन पर दोनों वेव फ्रंट से निकलने वाले वेव फ्रंट आकर फॉल कर रहे हैं और सुपरपोजिशन हो रहा है। सुपरपोजिशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पिन होल यस से वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है तो एक बार हम उसको सॉलिड लाइन के द्वारा सर्कुलर लाइन दिखा रहे हैं, दूसरी बार जो है डॉटेड लाइन है, सर्किल जो फॉर्म हो रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट है लेकिन 2 डायमेंशनल फिगर में हम सर्किल के द्वारा ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड और डॉटेड दिखाने का तात्पर्य क्या है? जब हम लाइट वेव की बात करते हैं, लाइट वेव, और लाइट वेव को सिंपली जानते हैं कि ये लाइट वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है
ये नेचर होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब ये हुआ कि अगर लाइट वेव, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपकी एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस हैं और तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है। और इस सिचुएशन में जेड एक्सिस की डायरेक्शन में लाइट वेव का प्रोपोगेशन हम मान लेते हैं। प्रोपोगेशन मतलब संचरण जो है लाइट वेव का जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। और लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस प्रकार से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि ट्रांसवर्स नेचर हम शो कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है वेव के कंपोनेंट जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, उनका वाइब्रेशन प्रोपोगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनिवार्यतः होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्स नेचर शो कर रही है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसको आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो वाइब्रेट करेगी, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी होगी, मतलब कि ये आपका वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में लाइट वेव है। और अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर फॉर्म में लें, और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इसका मॉडुलस ले लें, ये इक्वल टू आता है c। और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम या इसी को कह सकते हैं आप फ्री स्पेस। मतलब ये हुआ कि जब हम फ्री स्पेस में दोनों फील्ड कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का रेशियो लेते हैं तो ये c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल आता है, जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें कि c की वैल्यू क्या है, तो आइंस्टीन साहब ने इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की थी, ये लगभग 2.997925 के नियरली इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड वैल्यू निकाली थी, जिसको लगभग आप लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और स्पेशल थ्योरी के द्वारा उन्होंने इस बात को यहाँ पर प्रूव भी किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा जब तक कि माध्यम नहीं बदलता, मतलब कि फ्री स्पेस के लिए ये कांस्टेंट बना रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर E/v लिखा गया। लाइट वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जा रहा है, तो इसमें से किस कंपोनेंट को हम लाइट वेव के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो E/b c के बराबर है। मतलब कि E की वैल्यू की अगर बात करें तो E इक्वल टू लिखा जा सकता है b × c, स्मॉल c। और c की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरी लार्ज है। इसका मतलब कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि E मैग्नीट्यूड में वेरी वेरी ग्रेटर दैन होगा b। कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर लाइट वेव के फॉर्म में है तो मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में वेरी एंड वेरी लार्ज है, या ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नेग्लिजिबल है। और अगर ये नेग्लिजिबल है तो इस सिचुएशन से ये रिजल्ट निकाला गया कि जो लाइट वेव है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे।
मतलब कि अगर हम ये कहें कि जो लाइट वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में है, या लाइट वेव को हम डायरेक्टली कह सकते हैं ई वेक्टर, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, लाइट वेव को ई वेक्टर कह सकते हैं। अब जब लाइट वेव में केवल आपने ई वेक्टर को लेकर आगे प्रोसीड किया, तो उस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर वाइब्रेशन है, ट्रांसवर्स नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और अगर हम केवल लाइट वेव की बात करते हैं तो लाइट वेव के केस में अब जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है उसके केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, ई वेक्टर का, या आप कह सकते हैं लाइट वेक्टर का। इस प्रकार से प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना हुआ है। और जब हम वेव को ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में शो करते हैं, तो इस सिचुएशन में जब ये यहाँ पर प्रोपोगेशन एक्सिस, जिसे आप जेड एक्सिस ले रहे हैं, उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या जो वेव की प्रोफाइल का पीक पॉइंट है, इसको कह देते हैं क्रेस्ट। और जो इसका ये प्रोपोगेशन एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है इस वेव प्रोफाइल का, इसको कह देते हैं ट्रफ। तो इस प्रकार से जब वेव का प्रोपोगेशन होता है तो उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। जो सॉलिड लाइन से सर्किल फॉर्म किए जा रहे हैं वो क्रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ पर क्रेस्ट है, और जो डॉटेड लाइन से है वो आपका ट्रफ है। दोनों चीज़ें दिखाया जा रहा है, मतलब कि ट्रांसवर्स बिहेवियर को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई भी वेव, लाइट वेव का वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो वो ट्रांसवर्स नेचर रखता है, और इस कारण से उसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ अल्टरनेटली क्रिएट होते चले जाएंगे, और उन्हीं को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसलिए एक को सॉलिड सर्किल और दूसरे को उसके बाद डॉटेड सर्किल, फिर सॉलिड, फिर डॉटेड, इस तरह से अल्टरनेट क्रमशः आते जाते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आकर कोई वेव फ्रंट गिरता है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका क्रेस्ट फॉल कर रहा है या ट्रफ फॉल कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर इन दो पिन होल पर ये फॉल करेगा, यहाँ से ये वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो यंग एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का केस है। पहली क्लास में हमने बताया भी था कि इंटरफेरेंस को दो पार्ट में हम स्टडी करेंगे। पहला होगा इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, और दूसरे पार्ट में देखेंगे हम इंटरफेरेंस ड्यू टू डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट बीम के एम्पलीट्यूड को किसी स्प्लिटर को यूज करके हम नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए आप देखेंगे कि सक्सेसिव रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की फेनामेना यूज होगी। फिलहाल उसको हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो अब जब यहाँ पर ये वेव फ्रंट फॉल करता है, यहाँ से चला और यहाँ पर आकर फॉल हुआ, टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, तो ये वेव फ्रंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर दोनों पिन होल पर फॉल हुआ, जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा इन दोनों पिन होल S1 और S2 के द्वारा, तो यहाँ से न्यू वेव फ्रंट जनरेट होंगे, और ये वेव फ्रंट फिर आगे बढ़ेंगे, और लाइट वेव को फिर हम उसी फॉर्म में दिखा रहे हैं। यहाँ पर यस से देख रहे हैं कि ये सॉलिड सर्किल, फिर डॉटेड, फिर सॉलिड, फिर डॉटेड, मतलब कि ट्रांसवर्स नेचर में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से S2 से सॉलिड सर्किल, मतलब कि क्रेस्ट हुआ, फिर डॉटेड, ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के बाद दोनों से निकलने वाले वेव फ्रंट में सुपरपोजिशन होगा, और जब सुपरपोजिशन हुआ
तो सुपरपोजिशन के बाद यहाँ पर यंग साहब ने देखा कि जो स्क्रीन है या वॉल है उस पर कुछ पैटर्न मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर यंग्स ने जो लाइट यूज की वो सनलाइट थी, सनलाइट जिसे आप कह सकते हैं पॉलीक्रोमेटिक। लाइट, पाली का मतलब बहु से है, मतलब कि जिसमें बहुत अधिक संख्या है किसकी है, क्रोमेटिक मतलब क्रोम की। यहाँ पर क्रोमेटिक, क्रोम का मतलब होता है रंग से, पॉलीक्रोमेटिक का मतलब कि ऐसी लाइट जिसमें एक से अधिक रंग मौजूद हैं और रंग सीधे सीधे ऑप्टिक्स के केस में इम्प्लाई करता है किसको, वेवलेंथ को। अगर हम कहते हैं यहाँ पर कलर, तो ये कलर सीधे सीधे बता रहा है वेवलेंथ को, या आप कह सकते हैं कि ये समानार्थी हैं। चाहे हम वेवलेंथ कहें चाहे कलर कहें, एक ही बात है जिसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ हैं वो कई हैं। सनलाइट है तो आप जानते हैं कि 7 रंग हैं, 7 कलर हैं, मीन्स 7 वेवलेंथ हैं, जिसे आप विबग्योर के रूप में लिखते हैं। वायलेट से लेकर रेड तक सभी कलर प्रेजेंट हैं। ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट जब इन्होंने यूज किया तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ इनको स्पॉट मिला इस प्रकार से, जिसमें कुछ ऐसे स्पॉट्स मिलने शुरू हुए। ये बीच का स्पॉट था, यहाँ पर इसके बाद दूसरा स्पॉट मिला। हालांकि ये स्पॉट जो मिल रहे थे इनको ये बहुत शार्प नहीं थे। उसके बाद फिर अगला कलरफुल लगभग रिंग के फॉर्म में बनते हुए स्पॉट मिलने लगे। और ये जो पैटर्न मिल रहा था इसमें आप देख रहे हैं कि ये सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम कह दें कि ये डार्क है। डार्क का मतलब यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम है। ये बीच का पार्ट यहाँ पर जो है ये इसको कह सकते हैं कि ये कुछ ब्राइट था, मतलब कि यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही थी। इस प्रकार से डार्क ब्राइट फ्यू स्पॉट मिले कलरफुल। कलरफुल होने का मतलब ये था कि जो सनलाइट के सभी कलर थे वो इस फेनामेना में डिवाइड भी हो जा रहे थे। कारण क्या है डिवीजन का, वो आगे देखेंगे कि जब हम इंटरफेरेंस का एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें अब ध्यान से कि जब कोई क्रस्ट मतलब कि जो सॉलिड लाइन है, एक पिनहोल से आगे बढ़ने वाले वेव फ्रंट में जो कोई सॉलिड लाइन है, जो सॉलिड लाइन से सर्किल है, वो अगर किसी दूसरे पिन होल से निकलने वाले सॉलिड लाइन के वेव फ्रंट के साथ सुपर इम्पोज करता है, मतलब कि इंटरसेक्शन होता है। यहाँ पर जैसे है दोनों सॉलिड हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों सॉलिड हैं, यहाँ पर भी दोनों सॉलिड हैं। इसी प्रकार से जो दोनों सोर्स पिन होल जो हैं यहाँ पर, जो कि सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, अब इन दोनों पिन होल से निकलने वाले जो डॉटेड वेव फ्रंट हैं, मतलब कि ट्रफ की बात करें, उनका भी इंटरसेक्शन हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हो रहा है, और देखें आप तो यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों को थोड़ा सा हम डिफरेंट कर देते हैं। जो सॉलिड लाइन से है उसको हम स्क्वायर पॉइंट से दिखा दें इस तरह से, और जो डॉटेड लाइन है उनको हम ट्रायंगुलर कर लें, समझने में जिसे सेपरेट दिखाई पड़े सभी। और कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्थानों पर सॉलिड के साथ डॉटेड, इसको हम डॉट पॉइंट से ही दिखाते हैं, सॉलिड के साथ डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि कहीं कहीं पर क्रेस्ट के साथ ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहा है। ये पॉइंट देखें आप। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर ये पैटर्न मिल रहा था, जहाँ पर कहीं पर डार्क और कहीं पर ब्राइट अल्टरनेटिवली मिल रहे हैं, इन अल्टरनेटिव डार्क और ब्राइट पैटर्न के मिलने का रीज़न ये हुआ कि जहाँ पर सॉलिड से सॉलिड
मतलब कि जहाँ पर ये स्क्वायर पॉइंट हमने बनाया है या जहाँ पर डॉटेड से डॉटेड का सुपरपोजिशन हुआ, उन दोनों ही पोजीशन पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे दो वेव हैं, एक ऐसे चल रही है, दूसरी भी ऐसे ही चल रही है। मतलब कि जैसा कि हमने डिफिनीशन में बताया था कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट, ट्रफ के सामने ट्रफ, क्रस्ट के सामने क्रस्ट। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ इस प्रकार से चल रही हो, ये पहली वेव, और दूसरी जो है उसमें यहाँ पर जो क्रस्ट है उसके सामने इसका ट्रफ आ गया इस तरह से। तो अब देखें कि दोनों यहाँ पर अपोजिट फेज में हैं और यहाँ पर सेम फेज में है, सेम फिनोमेना यहाँ पर हो रही है। तीसरी सिचुएशन जो कि यहाँ पर हमने दिखाया था कि यहाँ पर तो क्रस्ट के सामने ट्रफ आया, यहाँ पर क्रस्ट के सामने क्रस्ट था। अब अगर ट्रफ के सामने ट्रफ आता है, मतलब कि ऐसे, यहाँ पर भी दूसरी वेव का भी ट्रफ आ जाता है, तो यहाँ पर भी अगर ट्रफ के सामने ट्रफ आया तो इन दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जीरो का फेज डिफरेंस है, यहाँ पर भी जीरो फेज है और यहाँ पर भी जीरो फेज है, फेज डिफरेंस जीरो बना हुआ है। जबकि यहाँ पर फेज डिफरेंस आप देख रहे हैं कि एक के क्रस्ट के सामने दूसरे का ट्रफ आ गया। तो ये सिचुएशन जब आती है तो इस सिचुएशन में अब जो फेज डिफरेंस है वो पाई का हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, दोनों अगर सुपर इम्पोज करेंगी तो A1 प्लस A2, अगर एम्पलीट्यूड A1 A2 लें, यहाँ पर भी दोनों निगेटिव हैं, तो आप अगर निगेटिव में लिखना चाहें तो -A1 माइनस A2, मतलब कि फिर से आपका ये आ जाएगा माइनस, दोनों अगर इक्वल हों, A1 A2 को बराबर लें तो 2 टाइम्स आप A1 या 2 टाइम्स आप A2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 टाइम्स आप A1 या A2 लिख सकते हैं। और जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों ही केस में जहाँ पर क्रस्ट से क्रस्ट का सुपरपोजिशन या ट्रफ से ट्रफ का सुपरपोजिशन हुआ, उन दोनों ही केस में जो इंटेंसिटी है वो दोनों इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। जबकि यहाँ पर जहाँ पर एक क्रस्ट से दूसरे का ट्रफ सुपर इम्पोज कर रहा है, यहाँ पर A1 और A2 का डिफरेंस लेना पड़ेगा और इंटेंसिटी इन एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो आई है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये मिनिमम हो जाएगी, जबकि इन दोनों केस में इंटेंसिटी आई मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखें इस डायग्राम में कि जहाँ पर सॉलिड सर्किल सॉलिड से या डॉटेड सर्किल डॉटेड से इंटरसेक्ट कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, जैसे कि ये स्क्वायर पॉइंट हैं, ये ट्रायंगुलर पॉइंट हैं, इन सभी पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और ये सभी पॉइंट आपके यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन को शो कर रहे हैं। मतलब कि जो हमने स्क्वायर पॉइंट या ट्रायंगुलर पॉइंट शो किया है सुपरपोजिशन रीजन में, ये सब के सब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट होंगे। और जो हमने डॉटेड पॉइंट शो किए हैं, जहाँ पर एक सॉलिड सर्किल दूसरे डॉटेड सर्किल से, एक सोर्स से निकलने वाले सॉलिड मतलब कि क्रस्ट से दूसरे के डॉटेड मीन्स ट्रफ से सुपर इम्पोज किया, वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिलता है
और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर इंटेंसिटी का मिनिमा मिलता है। मतलब कि स्क्रीन पर जो पैटर्न मिला उस पैटर्न में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से था कि कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी और कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट को, इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और इसके बाद जो है धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो आगे चल के, अब अगर हम मॉडर्न डेज की बात करते हैं तो जो यंग्स ने यहाँ पर ये एपरेटस यूज किए थे, जिसमें एक इन्होंने पिन होल लिया, इससे सनलाइट पास हुई, 2 पिन होल पर फॉल करती है और उसके बाद पैटर्न देखा। इसमें कुछ सुधार किए गए और सुधार ये किए गए कि जो सनलाइट है उसकी जगह पर, जो कि पॉलीक्रोमेटिक है, इसकी जगह पर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई। मोनो का मतलब एक, क्रोम का मतलब कलर। ऐसी लाइट जिसमें केवल एक रंग हो उसको मोनोक्रोमेटिक कहेंगे, सिंगल वेवलेंथ की लाइट। लाइट को जो पॉलीक्रोमेटिक थी उसको मोनोक्रोमेटिक से बदला गया और जो पिन होल हैं इनको स्लिट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। स्लिट का मतलब ए सिंपली रेक्टेंगुलर अपर्चर through which light can pass, and the property of rectangular aperture is as that its width, मतलब कि जो रेक्टेंगुलर अपर्चर की चौड़ाई है वो उसकी लंबाई के तुलना में नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो इस प्रकार का जो रेक्टेंगुलर अपर्चर बनेगा उसको स्लिट कहेंगे। मतलब कि जैसे हम कोई अपर्चर यूज करें इस प्रकार से, और इसमें इसकी जो चौड़ाई है, ये जो पोर्शन है ये चौड़ाई है, विड्थ जिसे कहेंगे, ये इसकी लंबाई के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो, तो इस प्रकार के एपर्चर को स्लिट कहेंगे। और स्लिट को यहाँ पर इस पिन होल को हटाकर स्लिट यूज की गई। यहाँ पर जो 2 पिन होल हैं इनको हटाकर यहाँ पर 2 स्लिट्स यूज की गई। 2 काम किए गए यहाँ पर, सनलाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट से और पिन होल को स्लिट से रिप्लेस कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा था इंटरफेरेंस का, उस पैटर्न में जो कुछ पैटर्न आपको मिल रहे थे सर्कुलर फ्रिंज के रूप में, वहाँ पर अब इन स्लिट के पैरेलल रन करते हुए बैंड्स आने लगे, जिनको जो है फ्रिंज कहा गया। और जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट से हटाया गया, रिप्लेस किया गया, तो जो बैंड की संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा आने लगी और उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई। इसको देखते हैं अगले डायग्राम में। यहाँ पर हम आइए, अब देखिए यहाँ पर जब दोनों पिन होल को हटाया गया यहाँ पर डबल स्लिट से, और जो सिंगल पिन होल था उसको स्लिट से हटा दिया गया, तो उस सिचुएशन में अब आप देख रहे हैं कि जो यहाँ स्क्रीन पर पैटर्न बन रहा है उसमें आपको ब्राइट एंड डार्क, ये आपका पोर्शन ब्राइट है और ये पोर्शन यहाँ पर ये डार्क है। ब्राइट एंड डार्क यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है और ये पैटर्न यहाँ पर जो आपकी स्लिट हैं उसके पैरेलल रन करता हुआ मिल रहा है। मतलब कि जब यंग्स एक्सपेरिमेंट में सनलाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से रिप्लेस कर दिया गया और पिन होल को स्लिट से रिप्लेस कर दिया गया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर स्क्रीन पर लार्ज नंबर में स्लिट के पैरेलल रन करते हुए ब्राइट डार्क बैंड्स मिलने लगे और इन्हीं ब्राइट डार्क बैंड्स को यहाँ पर फ्रिंज कहा जाता है। मतलब कि हमको स्क्रीन पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज मिलने लगी और ये ब्राइट डार्क फ्रिंजेज ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन को शो कर रही हैं। सुपरपोजिशन के बाद जहाँ जहाँ पर ब्राइट मिला है ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन है और जहाँ जहाँ पर डार्क बैंड मिली है, डार्क फ्रिंजेज मिली हैं, ये आपका जो है
डिस्ट्रक्टिव है। इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ यंग्स एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हमने शुरुआत में देखा कि पिन होल के द्वारा, जो कि 1801 और 2 में, मतलब कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यंग साहब ने परफॉर्म किया था, उसको आपने देखा। और उसके बाद देखा कि अब मॉडर्न डेज में डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट के द्वारा जो इंटरफेरेंस की फिनोमेना दिखाई जाती है, उसमें स्लिट के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये यंग्स एक्सपेरिमेंट समाप्त होता है, और इसके बाद अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इंटरफेरेंस में कुछ आगे की बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहले अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर कोहेरेंट सोर्सेज की। और उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इन दोनों के बीच का हम रिलेशनशिप यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद फिर जो है एनालिटिकल ट्रीटमेंट करेंगे इंटरफेरेंस का। ठीक है, हम इसको देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।